अभी पिछले ही हफ्ते इलाहाबाद में था और वहाँ पर बहुत ही जघन्य घटना घटी। पूरे परिवार को, दलित परिवार को और मार डाला गया। कब मारा गया ये पता नहीं है। जब 25 सितंबर को एक ठेले वाला सामने से गुजर रहा था, दरवाज़ा देखा खुला हुआ है सुबह सुबह, तो आवाज़ दी फूलचंद जी को, जो गृह स्वामी हैं थे। कोई आया नहीं तो उनके छोटे भाई को फ़ोन किया कि दरवाज़ा खुला है, कोई बोल नहीं रहा है। वो आए, अंदर मालूम हुआ कि फूलचंद की, उनकी पत्नी की, उनका 10 साल का बेटा था और 20 साल की बेटी थी। चारों की लाशें पड़ी हुई हैं। शायद एक रात पहले उनकी हत्या की गई थी, नहीं पता है। और उससे पहले वो लोग 3 बार FIR कर चुके थे। 2 बार तो FIR दर्ज हो गया था बड़ी मुश्किल से, 2019 में, फिर 2021 में सितंबर महीने में, और 2020 में FIR दर्ज नहीं किया था। ये कहा था कि हाँ आपके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हम मिल समझ लेंगे, कोई समझौता करा देंगे, आप पिछला वाला FIR उठा लीजिए तो फिर कुछ नहीं होगा। तो वो परिवार ने उठाने से मना किया, दलित परिवार ने। 5 भाई हैं, सब अलग अलग रहते हैं, तो पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया गया। और अब चूँकि नामजद रिपोर्ट हुई, 11 लोगों में से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगले ही दिन सबको छोड़ दिया गया, ये कहते हुए कि ये मामला इश्क का है, ये मामला प्रेम का है। उस लड़की को किसी लड़के ने, उन्हीं के जाति के किसी दलित लड़के ने SMS किया था और लड़की ने ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था दोस्ती के, इसलिए वो उसने गुस्से में आकर के ऐसा किया। वो 19 साल का लड़का मजदूरी करता, एक भट्ठा पर काम करता था, उसको उठा लिया गया तो पुलिस ने कहा उसके कपड़ों पर दाग थे और लड़का ये कह रहा है कि ये पान के दाग हैं, तो हम इसका जो है वो DNA प्रोफाइलिंग कराएंगे। अब मामला मतलब उसके बाद में मीडिया ने लपक लिया और मीडिया यही कहने लगी देखिए ये आशिकी में क्या क्या लोग कर बैठते हैं। तो अब असली अपराधी तो सब छोड़ दिए गए, जो गिरफ्तार हुए थे। असली अपराधी का तो पता लगना मुश्किल है। सामाजिक न्याय की ये स्थिति है। झज्जर में जो हुआ, गोहाना में जो हुआ, 2005 में 50 घर जो है वो पहले लूटे गए, उसके बाद जला दिए गए। यही गोहाना तहसील तब नहीं थी, बाद में हुई। उसके बाद में सालवन में हुआ, उसके बाद में मिर्चपुर में हुआ, उसके बाद में कहाँ नहीं हुआ, ये तो प्रयोगशाला जैसी बन गई थी हरियाणा की ज़मीन। ये जो हमारी व्यवस्था है, हमारी समाज व्यवस्था है, वो वायलेंस के बल पर बनी हुई है। ये मत समझिए कि वो ग्रामशी ने तो बहुत अच्छी थ्योरी दी हेजेमनी की, कि आभ्यंतरीकरण कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। वो ऐसे थे और इसको लेकर के विवाद रहा है, कहें कि साम्यवाद में, कि आधार और अधिरचना में महत्वपूर्ण कौन है। तो आमतौर से लोग मानते हैं कि आधार महत्वपूर्ण है। ग्रामशी ने कहा कि, और ग्रामशी जैसे पूरा स्कूल है वो, कि अधिरचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जाति तो अधिरचना में आएगी, सुपर स्ट्रक्चर है, लेकिन वो आधार से कम महत्वपूर्ण थोड़ो है। आधार ही जैसा उसको मानना चाहिए। फ्रेंच की क्रांति का जिक्र किया पहले, तो रूसो ने तो स्वतंत्रता पर पूरी थीसिस पेश की थी। कहा कि भाई मनुष्य पैदा होता है स्वतंत्र, लेकिन अपने को जंजीरों में जकड़ा पाता है। हमारे यहाँ तो स्वतंत्र पैदा ही नहीं होते, पैदा होने से पहले परतंत्रता लाद दी जाती है। आप मरे जानवर की खाल उतारेंगे तो आप जूता बनाएंगे, तो आप जुलाहे का काम करें, पैदा होने से पहले। प्रेमचंद की तमाम कहानियाँ, एक सवासेर गेहूँ है,
उसमें जो शंकर नाम का व्यक्ति है, बड़ा धर्मप्राण व्यक्ति है, उसने पंडित जी के यहाँ से, कोई पंडित जी ही उसके यहाँ आए थे, उनको भोजन कराना है तो हम तो मोटा खा लेंगे लेकिन पंडित जी को तो कैसे खिलाएं, तो 1.25 सेर गेहूँ ले लेता है और पूरी ज़िंदगी वो काम करता चला गया, नहीं उतरा। अब उसका बेटा पैदा होने से पहले वो गुलाम है ज़िंदगी भर के लिए, और 1.25 सेर गेहूँ का कर्ज कभी उतरेगा नहीं। तो ये इस तरह की व्यवस्था है हमारे यहाँ की। जब संविधान तैयार हुआ और संविधान में बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते थे डॉक्टर अंबेडकर, तो उन्होंने एक पूरक किताब लिखी, राज्य और अल्पसंख्यक, उसको देखना चाहिए। बहुत अच्छी, पतली सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण किताब है। उन्होंने ये कहा कि जितने भी मतलब राष्ट्रीय महत्व के उद्योग हैं और जितने भी महत्वपूर्ण, छोटे ही से लेकिन महत्वपूर्ण, जिनका ज़िंदगी पब्लिक लाइफ से सीधे कनेक्शन है, उन सबको नेशनलाइज कर देना चाहिए। नेशनलाइज करेंगे तभी आप वहाँ पर सोशल जस्टिस के लिए संभावना बना पाएंगे। निजी हाथों में होने से आप नहीं कर सकते। हम देखें कि जो बाद के दिनों में माहौल बनाया गया कि निजीकरण कर दिया जाए और उसमें आरक्षण की व्यवस्था हो जाए, ये तो एक बार हाथ से आप निकाल देंगे, दे देंगे। बहुत सारे हमारे दलित आइडियोलॉग उसके झांसे में आ गए इस तर्क के कि कोई बात नहीं, निजीकरण हो जाएगा तब भी जो है हम यहाँ पर अपने लिए व्यवस्था करा लेंगे। अरे वहाँ पर आंदोलन का तो कोई सवाल ही नहीं है, आप एसोसिएशन ही नहीं बना सकते, आप 4 कर्मचारी इकट्ठे नहीं हो सकते। दिल्ली में हमारे कहें कि घर के पास ही एक वेंचर है, खाना जो है वो अपना सप्लाई करते हैं, उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बना रखी है कि 5 कर्मचारी एक साथ मिल ना सके, अलग अलग टाइम पर दे रखा है, और वो रात दिन मेहनत करते हैं 10,000 रुपये में, 12,000 रुपये में। दिल्ली में कैसे मतलब पेट भरता होगा, उस मोटरसाइकिल पर दौड़ते रहते हैं दिसंबर के महीने में। लेकिन वो उनको यह भान उनसे छीन लिया गया है, ये फीलिंग्स छीन ली गई है कि वो श्रमिक हैं, कि वो मजदूर हैं, मजदूरों से बदतर स्थिति में हैं, लेकिन ये फीलिंग उनको नहीं हो पाती कि वो मजदूर हैं और उनको दो लोगों से और बात करनी चाहिए। पूछिए क्या हैं आप, तो लेबर क्लास में आएंगे? नहीं, हम तो लेबर क्लास में भाई साहब कैसे आएंगे, हम तो फील्ड मैनेजर हैं, हम तो जोनल मैनेजर हैं, हम तो सप्लाई मैनेजर हैं, हम तो पिकअप मैनेजर हैं। तो कौन से मैनेजर हैं? सारे मैनेजर हैं। ये बहुत डेलिबरेट होता है, बहुत सोच समझ कर किया जाता है, जिसमें वो सेंस ना रह जाए हैं। और इसको चूँकि मेरा अपना जो है इलाका लिखने पढ़ने का वो साहित्य है, तो मैं साहित्य के जरिए कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा कि कभी जो है इस अर्थ में आगम जानी होता है कि वह जो घटित होने वाली चीज़ें हैं उसको पहचान लेता है, पहले से उसको मालूम हो जाता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। सामाजिक न्याय का प्रश्न या न्याय का प्रश्न, सामाजिक न्याय तो बहुत बाद में आता है। 3 साल पहले एक किताब आई, कार्ल मार्क्स एंड द क्वेश्चन ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय का सवाल वहाँ से कहें कि ठोस आकार लेता है, लेकिन न्याय का सवाल बहुत पुराना है। और हम देखें जो सबसे पुरानी 3 विद्याएं हैं, उसमें न्याय का प्रश्न एक विद्या के साथ जुड़ा हुआ है। यूँ तो मतलब तीनों में वो चीज़ है, पुरानी 3 विद्याएं हैं मनुष्य की, जहाँ से उसने अपने को क्या कहते हैं कि सोचने विचारने वाले प्राणी के रूप में ढालना शुरू किया है वहाँ से। तो सबसे पहले धर्म विद्या आती है, ये सृष्टि कैसे बनी, कैसे रुकी हुई है, कैसे
इसका अंत होगा। फिर दर्शन विद्या आती है, क्यों आए हैं, कहाँ जाएंगे, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, तमाम तरह की चीज़ें धर्म अपनी तरह से करता है, लेकिन दर्शन अपनी तरह से इस पर चिंतन है। तीसरी साहित्य विद्या है, उतनी ही पुरानी, मतलब थोड़ा बाद से धर्म विद्या पहले मेरे ख्याल से, उसके बाद में दर्शन है, उसके बाद में फिर साहित्य है। जैसे अपने यहाँ भारतीय उसमें देखें परिप्रेक्ष्य में वैदिक वाङ्मय आता है, वेद वगैरह आते हैं, त्रयी जिसको कहते हैं, उसके बाद में फिर उपनिषद आते हैं, और उससे बाद में फिर वाल्मीकि आते हैं, और आदि कवि, आदि काव्य लिखा जाता है। तो इस तरह से क्रम है। तो पहले वाले में जैसे धर्म की जो मूल चिंता है वो तो सृष्टि की है, सृष्टि क्यों, सृष्टि कैसे संभव हुई, कौन संभव करता है, वगैरह वगैरह। सृष्टि की चिंता वो धर्म की केंद्रीय चिंता है। उसके बाद में दर्शन की केंद्रीय चिंता हो जाती है सत्य। सत्य क्या है, उसे कैसे पहचानें, उसका गोपन कैसे होता है, उसका कहें कि उसकी पुनर्प्राप्ति कैसे हो, तो सत्य उसकी चिंता है। साहित्य की चिंता, जो साहित्य विद्या है, उसकी चिंता न तो सृष्टि है न तो सत्य है, लेकिन झलकती ये दोनों चिंताएं हैं। उसकी जो केंद्रीय चिंता है वो न्याय की है। आप स्वयं वाल्मीकि को देख लीजिए, वाल्मीकि के मुँह से कविता कब फूटी, जब देखा कि क्रौंची रो रही है। क्रौंची का रोना आप नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते, दहिया साहब सुन लेंगे, कवि हैं, वाल्मीकि सुन लेंगे, कवि हैं, कवि सुन लेता है। जिस रुदन को, जिस विलाप को कोई और नहीं सुन सकता, कवि सुनता है। तो उस शोक से जो अन्याय के घटित होने पर हुआ है, उस शोक से फिर कविता फूटती है। तो इसलिए न्याय का प्रश्न साहित्य का केंद्रीय प्रश्न है, उसका केंद्रीय सरोकार है। और आप पूरा देखते हुए आइए, उसके बाद में जो जितना इतिहास है, पूरी दुनिया के साहित्य का इतिहास, वो न्याय के सवाल में, जो टिकाऊ इतिहास है, जो टिकाऊ ग्रंथ हैं, टिकाऊ रचनाकार हैं, वो न्याय के आसपास ही रह करके लिखते रहे हैं। जो कल एक निबंध मैंने भेजा, मृच्छकटिक पर आधारित निबंध है, साहित्य और न्याय का प्रश्न। आप में से कुछ लोगों के पास पहुंच गया होगा, कुछ लोग उसको देखिएगा, शायद सर्कुलेट कर दिया गया होगा। प्रमोद जी ने लिखा कि लगता है कि 2000 साल पहले भले लिखा गया हो, लेकिन आज के लिए लिखा गया है। तो कुछ इसी तरह से आज के लिए लिखा गया है। राजा जो है वो बड़ा धार्मिक है। 2000 साल पहले मृच्छकटिक में जो अवंतिपुरी है, अवंतिपुरी का राजा बड़ा धार्मिक है और यज्ञ वगैरह करता रहता है। और मालूम हुआ कि आप सोचते विचारते हैं और आप युवा हैं, तो उठवा लेगा और जेल में, और बहुत जल्दी ही फिर फांसी की सज़ा हो जाती है। तो उसके मतलब उज्जैनी में राजधानी है, उसमें 3-4 फांसी घर हैं, और पूरे मतलब लाशों से भरे हुए रहते हैं। इतनी फांसियाँ होती हैं, जेलें ठुसी रहती हैं ऐसे लोगों से कि जो सोचते विचारते हैं, जो एसोसिएशन बनाते हैं, मतलब अपने जैसे दो लोगों से और बात करते हैं। हमारा यहाँ बैठना ये ऐसी सत्ता को नागवार गुजरता है। बैठना नहीं चाहिए इकट्ठे, अलग अलग रहेंगे तो उनकी सत्ता जो है वो बनी रहेगी, बची रहेगी। तो वो यही करता है, और हालांकि वही उसकी ताकत है। उसके मंत्रिमंडल में बहुत से लोग हैं, लेकिन कोई दिखता नहीं, हमेशा अकेले रहता है राजा। राजा का नाम पालक है और नाम के ठीक उल्टा है।
और मतलब अभी का मैं कुछ कहूँगा तो तब तो मुझे कहें TADA में या UAPA में अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन अब शूद्रक को कैसे करेंगे, वो तो 2000 साल पहले होकर चले गए। तो उसमें एक युवक को पकड़ लिया गया, आर्यक को, और कैसे ही उस समय के जो न्याय के लिए चिंतित लोग थे, उनका अपना एक संगठन है, उसका कोई नाम वाम नहीं दिया है, लेकिन उस पूरे नगर के जो संगीतज्ञ हैं, जो थिएटर वाले हैं, जो लेखक हैं, वो सब उससे जुड़े हुए हैं क्योंकि न्याय का सवाल इनको ज़्यादा सालता है, इनको ज़्यादा टीसता है। और फिर यज्ञ भूमि में उसने चारुदत्त को, जो उस नाटक का क्या कहें नायक है, उसको दे रखा है सजाए मौत। क्यों? क्योंकि जो उज्जैनी की नर्तकी की बेटी है बसंत सेना, उस पर राजा के साला जो है वो गृहमंत्री है उस समय का, तो गृहमंत्री की नज़र है उस पर। उसका राजा का साला है, शकार उसको कहते हैं। उसको ज्ञानी होने का बड़ा शौक है, ज्ञानी दिखने का, इसलिए वो कुंती पुत्र दुर्योधन ऐसा बोलता रहता है, ज्ञानी दिखना चाहिए। कुछ लोगों ने अभी लेख पढ़ करके कहा अपने किसी गोष्ठी में, किसी कहीं जनसभा में, हमारे भी गृह मंत्री ने कह दिया जो इस समय के, कि जब लंका में रावण को मारा, मरणासन्न था रावण, तो राम ने भरत से कहा कि जाओ भरत, उससे सुशासन के फार्मूला सीख करके आओ। अब भरत तो वहाँ गए नहीं, तो कहा तो पूरा वही रोल प्ले कर रहे हैं। संजोग की बात है। लेकिन ऐसे ही होता है। ज्ञानी दिखने का बहुत शौक रहता है। तो राजा जो है वो दो लोगों को सजाए मौत दे करके, एक तो भाग गया है जेल से, आर्यक नाम का लड़का है, गोपाल दारक है, और दूसरा वाला जो है वो उसको सजाए मौत के लिए ले जा रहे हैं, घुमाते हुए, जिसे जनता बाकी वो समझ जाए कि राजा के विरुद्ध जाने पर क्या होता है। तो वो जो प्रसंग है वो ये है कि बसंत सेना को मार दिया है शकार ने, राजा के साले ने, जो आंतरिक व्यवस्था संभालता है राज्य का, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कह दिया कि देखो मेरा केस है और मैंने नहीं मारा। तो उन्होंने कहा लिख दीजिए मैंने नहीं मारा, उससे पेशकार से बोलता है जज, और कहता है लेकिन भाई मनुस्मृति के अनुसार तो ब्राह्मण को हम मौत की सजा दे नहीं सकते। तो कहा लेकिन राजा तो बड़ा है ना, राजा का उधर से आ गया, ओवर रूल कर दिया राजा ने। और ये नियम है कि राजा चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, और मनुस्मृति वगैरह अभी बात हुई और कल ही उसके दहन का दिवस था। राजा की बात मनु से ऊपर है। स्मृतियाँ करीब 100 हैं, उसमें से एक मनुस्मृति है और महत्वपूर्ण है। लेकिन राजाओं की जो क्रूरता रही है उसके सामने मनुस्मृति पानी भरे। यहाँ पर भी यही है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो कोर्ट करता है मनु को, कि मनु तो ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं कि ऐसे में उस अपराधी ब्राह्मण को राज्य से बाहर कर देना चाहिए। तो कहा कहते होंगे वो, मैं तो नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ उसको लटकाओ, फांसी दो। और उसी वक्त वो फांसी देने का आदेश, और फिर यज्ञ, क्योंकि यज्ञ होगा तो फिर समझ लीजिए जनता उसी में डूबी रहेगी, यज्ञ में ही। मंदिर बन रहा है, 8 लाख 9 लाख दिए जल रहे हैं, उसके आगे किसको सोचने का मामला पड़ा हुआ है, सोचने का स्पेस नहीं रह जाता। तो ये जो सामाजिक अन्याय का सिलसिला ऐसे चलता है। उसी के समय जब ये किताब लिखी गई मृच्छकटिक, उसी समय तमिल में भी एक महाकाव्य आया शिलप्पदिकारम, जो इसके लेखक थे वो भी राजा थे। शूद्रक जो हैं मृच्छकटिक के लेखक वो राजा हैं।
और उसके जो लेखक हैं, तमिल का जो पहला महाकाव्य है मृच्छकटिक शिलप्पदिकारम, वो भी राजा ही हैं, राजा के बेटे हैं, राजा के बड़े बेटे थे, लेकिन राजकाज में मन नहीं लगता था, कि जानते थे कि राजकाज चल कैसे रहा है, तो उसमें मन नहीं। इलंगो अडिहल, तो उन्होंने शिलप्पदिकारम में बताया कि पूरा राज्य जो है मदुरई का, चोल, वो भ्रष्टाचार का अड्डा है। जितने भ्रष्टाचार के से डूबे हुए राज्य होते हैं वो धार्मिक बहुत होते हैं। ददुआ को हम जानते हैं, बड़ा चंबल का बड़ा डकैत था, और जब वो डकैती से उसने अपना सब बनाया तो देवी मंदिर में 2.5 कुंटल का घंटा लगवाया चांदी का, और जितने भी लोगों को बुलाया, सारे विधायक, सारे सांसद, सारे कहें कि उद्योगपति उसके यहाँ पहुँचे, सबको चांदी की थाली और चांदी का चम्मच उसमें खाना खिलाया और कहा इसको आप लेते जाइए। तो ये मतलब इस तरह के धनों का यही उपयोग होता है। धार्मिक बहुत होते हैं लोग, करप्शन वाले जितने भी लोग हैं, चाहे जगहें हैं। तो उसमें एक है कि एक जोड़ा आया हुआ है कन्नगी और कोवलन का। नई शादी हुई थी, लेकिन कोवलन किसी माधवी के चक्कर में पड़ करके उसने सारा कुछ, तो यहाँ पर मदुरई आया हुआ है, मदुरई राजधानी है, और यहाँ पर राजा के यहाँ कोई गबन हुआ है, जो सुनार है, सुनार ने रानी का पायल जो है नूपुर, उसको गायब कर दिया, उसको गला करके अपना काम कर लिया। अब उसको कोई ऐसे शिकार की तलाश है। अंधेर नगरी अगर आपने पढ़ा हो भारतेंदु का नाटक, तो उसमें यही है कि अब बकरी तो मरी है, तो किसी को तो दंड मिलना चाहिए, तो दीवाल को ले आओ, उसी को चढ़ा दें दीवाल, क्योंकि दीवाल गिरने से बकरी मरी है, तो सजा तो मिलनी चाहिए भाई बकरी मरने की, किसी को तो दीवाल को, तो दीवाल तो नहीं आ सकती साहब, तो दीवाल बनाने वाले ने कहा नहीं, वो तो पानी अधिक हो गया था, तो भिश्ती वाले को ले आओ। तो भिश्ती वाले ने कहा, जो पानी ढोकर लाता है, गारा ढीला हो गया था, उसने कहा कि जो वो कहें कि बर्तन था हमारा, चमड़े का बर्तन होता था, पात्र, वो बड़ा था, तो अब उसी को ले आओ। तो अब वो पात्र क्या चढ़ाया जाएगा, तो कहा चलो कोई बात नहीं, ये बहुत न्यायपूर्ण देश है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति पकड़ कर लाओ जो फांसी पर लटक सके, क्योंकि न्याय होना चाहिए। तो ये जो न्याय होना चाहिए, अंधेर नगरी वाला न्याय, वो इसमें यही है कि सुनार को ऐसे किसी की तलाश है, और संयोग से कन्नगी का जो पायल है उसका रूप, रंग, आकार, वजन वो मिलता है रानी के पायल से, और तुरंत बुलाया, पुलिस को बैठाया कि हाँ बैठिए, पानी वानी पीजिए, अभी आपका हम काम करते हैं। उसको बेचने गए थे, एक पायल बेच करके और फिर कोई व्यापार करेंगे। तो उधर से पुलिस आई, कहा कि यही है जो रानी का पायल मैं लेकर के आया था बनाने के लिए, उसकी फिटिंग के लिए, और इसने चुरा लिया। अब वो चिल्लाता रहा कि भाई हमने नहीं चुराया है, मैं तो था ही नहीं इस राज्य में, मैं तो कल ही परसों पहुंचा हूं, लेकिन उसे कौन सुनने जा रहा है। अंधेर नगरी में कोई सुनता नहीं है। कितने लोग बीमा कोरे गांव वाले मामले में बंद हैं। सभी जानते हैं कि उनका कोई मतलब ही नहीं था, वो वहाँ पर पहुँचे ही नहीं थे ना, तो उनके, लेकिन अब वो इम्प्लांट कर दिया गया है, उनके किसी के मेल में आकर बैठा हुआ है, कोई किसी के कहाँ कुछ और बैठा हुआ है, सब जेल में हैं। और जो तलवार उठाने के लिए ललकार रहे हैं, कत्ल करने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, वो सब यूं ही फ्री घूम रहे हैं। उन पर तो FIR भी मुश्किल से होगी, FIR भी किसी और पर कर दी गई है, उन पर कुछ नहीं होने जा रहा है। ये अंधेर नगरी की पहचान है। तो कभी तो अपने ढंग से न्याय करता है, उसका तो अपना तरीका है, तो उसको दे दी फांसी, उस व्यक्ति को प्रोसेस नहीं रहेगा कोई। फांसी देने के पहले गवाही बुलाई जाएगी, उसकी जांच होगी। तो जैसे मृच्छकटिक में कोई प्रोसेस नहीं है ज़्यादा, यहाँ पर भी कोई प्रोसेस नहीं है, जो मन आया वही कर दिया।
उसके बाद में फांसी, इसको मालूम चला उसकी पत्नी को नई नई लड़की है, लेकिन बोलती है, ये बड़ी बात है। बोलती है तो उसके बाद में पूरे मदुरई में फिर तो ऐसे लगता है कि वो फट पड़ने के लिए वो राजधानी तैयार थी। अचानक पूरे राजधानी में आग लग जाती है, राजा मारा गया, रानी मारी गई, सब अन्याय होगा तो उससे कम पर बात नहीं बनेगी। यही के हमारे हरियाणा के एक संत थे, संत गरीबदास, अगर आपको मालूम हो 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी के बीच के संत हैं। संत गरीबदास ने लिखा है कि अगर राजा आत्ममुग्ध हो और शुक्रिया जी, राजा अगर आत्ममुग्ध हो और अपने को ग्लोबल लीडर के रूप में पेश करता हो, पाखंडी हो, तो ऐसे राजा से तो जनता त्रस्त रहती है। उसका क्या किया जाए, उसका क्या किया जाए। तो मैं जब अभी अपने इसके लिए तैयार कर रहा था पुस्तिका किसान आंदोलन को लेकर के, कि देखें कि किसानों को लेकर के हमारे संतों ने क्या कहा है, तब मुझे ये बात मिली। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा। उनसे पहले तुलसीदास ने कहा था कि अगर जनता दुखी है तो राजा को नरक में भेज देना चाहिए। तो हाँ, तो राजा को भेजना चाहिए नरक में। राजा खुद नरक में जाएगा नहीं तो उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। राजा काहे गद्दी छोड़ने वाला है, लेकिन जनता को तो चाहिए कि उसको राह दिखा दे नरक की, क्योंकि उसी के लायक है। अधिकारी का मतलब लायक है। जो आपने लाइन कोट कर दी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। उसको अवश्य ही, उसमें कोई हिला हवाली और संशय की बात नहीं है। लेकिन गरीबदास तो ज़्यादा साफ बात करते हैं, जिन्होंने अन्न की आरती लिखी है। वो बहुत स्पष्ट इस मामले में लिखा है, काम लुब्ध पाखंड रचा विशंभर रूप। विशंभर रूप मतलब कि वैश्विक नेता हैं। तो काम लुब्ध पाखंड रचा विशंभर रूप, ऐसा निहचा चाहिए मारे राजा भूप। ऐसा प्लानिंग करके, ऐसे तो नहीं होता, प्लानिंग करके, जैसे उसमें शर्मिलक प्लानिंग करता है मृच्छकटिक में, वैसे ही यहाँ पर प्लानिंग करके ऐसे राजा भूप को मार देना चाहिए। ये कवियों का अपना जो न्याय बोध है वो कहता है। जिस विश्वविद्यालय से मैं आता हूँ, जहाँ मेरी पढ़ाई हुई, हाँ, जहाँ मेरी पढ़ाई हुई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, तो वहाँ पर सामाजिक न्याय के सवालों से आपको, मतलब लाख आप उदासीन हो, इंडिफरेंट हो, उससे जोड़ दिया जाता है। आपको कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। जिस बैकग्राउंड से आया था मैं, उसमें इसकी गुंजाइश कम थी कि मैं इन सवालों से जुड़ूं, लेकिन जब वो माहौल मिला तो जुड़ा। वहाँ पर मैंने जो सफाई कर्मचारी महिलाएं थी उनके साथ बैठ कर के लिटरेसी मूवमेंट चलाया 6-7 साल, और उसी में सीखा। उसी में जो आज कुछ कह पा रहा हूँ वो उसी की देन है, साक्षरता आंदोलन की देन है। अक्षर ज्ञान कराने से ज़्यादा जीवन का ज्ञान मुझे हुआ कि महानगरों में, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है दिल्ली, तो ऐसे महानगर में जात व्यवस्था कैसे ऑपरेट करती है, जात व्यवस्था कैसे ऑपरेट करती है और पैट्रियार्की कैसे ऑपरेट करती है, ये भी सीखा। उस विश्वविद्यालय में रहते हुए उनको अंगूठा लगाते हुए देखा तो बड़ा गुस्सा आया कि नहीं, इनको तो करना चाहिए हस्ताक्षर, क्योंकि उससे पहले अपनी माँ को मैंने साइन करना सिखाया था, तो लगा कि यहाँ भी सिखा सकता हूँ साइन करना। तो
इस भाव से गया था कि साइन करना सिखाऊंगा, और वो किया भी। 35-36 ऐसी मतलब जो रुकी रह गई महिलाएं, बाकी तो वहीं पुरुष भी आए थे शुरू में। लेकिन उन्होंने कहा कि जनानियों के सामने नाक कौन कटवाए। वो 2-3 महीने में चले गए, छोड़ करके कहा क्लास में, क्योंकि कुछ काम दे दिया कि करके लाना। तो जो महिला शिक्षार्थी थी, लर्नर थी, वो तो करके लाती थी, पुरुष लाते नहीं थे। तो वो बोले कि अब जो टाइम बचेगा उसमें ताश खेलेंगे कि काम करेंगे पढ़ने का। तो वो निकल गए। लेकिन तो वहाँ से ये मुझे मालूम हुआ कि भाई घरों में पैट्रियार्की कैसे काम करती है, और उन घरों में भी जो अदरवाइज ऑप्रेस्ड हैं, जो मतलब कि जाति के कारण या क्लास के कारण ऑप्रेस्ड हैं, जो उसके खिलाफ बोलते भी हैं, लेकिन उनको पैट्रियार्की में जो निहित वायलेंस है वो नहीं दिखता। तो वहाँ से फिलहाल अब आप जानते हैं पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से हमले हुए हैं जेएनयू को, और एक तरह से तोड़ दिया गया, तरह तरह के सेंटर खोल दिए गए हैं। उसमें से एक अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर है, सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़। अब उसमें वो जो हमने कल्पना नहीं की थी कि जेएनयू में इतनी भी फीस हो सकती है, उतनी फीस दे करके टाई और सूट में लड़के घूमते हैं जिनका कोई सोशल कंसर्न नहीं है, उनको वही चाहिए था। हम लोगों ने कहा कि भाई आप इस यूनिवर्सिटी को डिसमेंटल मत कीजिए, दूसरी यूनिवर्सिटी तैयार कर लीजिए। एक ने कहा, उधर से ही एक ने कहा कि हाँ हमने तैयार तो की थी, लेकिन आप उसका नाम भी नहीं मालूम है। भोपाल में अटल बिहारी विश्वविद्यालय बना है, किसी को पता है उस विश्वविद्यालय के बारे में? नहीं पता है। वो था कि एक मॉडल बनाएंगे, अटल बिहारी विश्वविद्यालय एक मॉडल होगा जो जेएनयू को वो कर देगा, सुपरसीड कर देगा, एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी होगी। तो ये है कि विकल्प दे नहीं सकते, इसलिए जो है उसको किसी तरह से नष्ट करो। मैं अभी जब यहीं इसी फिर कहें कि फैक्ट फाइंडिंग के लिए गया इलाहाबाद में, तो देखा कि एक बिल्डिंग किसकी है, तो कहा कि ये रज्जू भैया विश्वविद्यालय की है। रज्जू भैया जो हैं वो आरएसएस के सरसंघचालक थे, उन्हीं के नाम पर बनाया गया विश्वविद्यालय है कुछ मामला है? तो कहा नहीं, कुछ मामला नहीं है। अब वो हो ही नहीं सकता। आने के बाद में शिक्षा पर जो खर्च होता था वो खर्च घटाते गए। अभी तो 0.75 के आसपास है जो बजट का हिस्सा खर्च होता है शिक्षा पर। आने वाले दिनों में उसको जीरो करने वाले हैं, उल्टे उससे कमाना है। क्योंकि जो नए शिक्षा मंत्री आए हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने, वो पेट्रोलियम मंत्री थे, और पेट्रोलियम को देख लीजिए क्या कर दिया उन्होंने। सबसे ज़्यादा कमाने का वो बना दिया मंत्रालय। तो उनको वहाँ भेजा गया है। और जिनके दम पर कि नई शिक्षा नीति वो जो है वो सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा स्रोत होने जा रही है। सामाजिक न्याय जो है कि उलट में सामाजिक अन्याय का नई शिक्षा नीति में तो मतलब वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे पास आ गया है कि 40 और 60 कर दिया जाए। 40% जो है क्लासेस शुरू में वो ऑनलाइन रहे। जो अपलोड हुआ है कहें कि यूजीसी के ऊपर या यूट्यूब पर है या फेसबुक पर कोई किसी ने अपना लेक्चर कर दिया है, उसको आप प्रोवाइड कीजिए, वो वहाँ से बच्चे पढ़ेंगे और 60% पढ़ाएंगे क्लास में। तो वैसे ही आधी नौकरी चली गई, और वो भी धीरे धीरे फिर 50-50 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा एक्चुअल टीचिंग, और 60 हो जाएगा आखिरी में 0 एक्चुअल टीचिंग, बाकी ऑनलाइन टीचिंग हो जाए। वो गया। यही हालत अस्पतालों का करेंगे, यही हालत दूसरा। तो जिन भी चीज़ों से सामाजिक न्याय संभव होता है उन सबको डिसमेंटल कर दो। वो उसी राह पर जो है केंद्र सरकार चल रही है। जब मनुस्मृति की बात आई और
1927 में जब इसका दहन किया गया 25 तारीख को, 25 दिसंबर को, उसको जानना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर विजनरी व्यक्ति थे और कई बार वो तथ्य पूरा सामने नहीं लाने देते लोग, उसमें कई लोगों के हित जुड़े होते हैं। तो उससे पहले उन्होंने बर्टन रसेल की किताब आई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शंस, सामाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धांत, उसकी समीक्षा लिखी थी बाबा साहब ने और लिखा था कि सामाजिक परिवर्तन सभी सामाजिक घटकों की भागीदारी से ही संभव होता है। ये उनकी स्थापना थी बाबा साहब की। किसी एक का ठेका नहीं है कि वो बदलाव करेगा, बाकी लोग वो तो फिर वही हो जाएगा, वो नए तरीके का ब्राह्मणवाद हो जाएगा। इनके जिम्मे ये काम दिया, सोचने का काम ये करेंगे, ये कुछ नहीं होता, सोचने का काम सब करेंगे, एक्टिविज्म सब करेंगे। तो उसमें जब उसके महार सत्याग्रह के बाद में अधिवेशन हुआ तो उसमें उनके बड़े खास दोस्त थे सहस्त्रबुद्धे तो पंक्ति पावन ब्राह्मण होते हैं महाराष्ट्र के, बड़े ऊंचे वाले। तो सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि हम जो है वो इस सामाजिक अन्याय की जो स्रोत है किताब, उसका दहन करेंगे। अपेरेंटली बाबा साहब किताब को जलाने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा हमको समय दीजिए, कल इस पर बात करेंगे, प्रस्ताव रख दिया गया। सोचा विचारा होगा। अगले दिन कहा इस प्रस्ताव को सेकंड कौन कर रहा है, इसका समर्थन कौन कर रहा है इस प्रस्ताव को। तो एक राजभोज साहब आए। सहस्त्रबुद्धे तो ब्राह्मण थे, राजभोज जो हैं वो जाटव समाज से थे, महाराष्ट्र में उनको चमार बोलते हैं। उन्होंने उस प्रस्ताव का समर्थन किया। फिर कहा चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, प्रस्तावक भी हैं और बाकी लोग हाथ उठा करके समर्थन कर रहे हैं, आग कौन लगाएगा। तो आग लगवाई एक बैरागी से जो महार समुदाय के थे। तो ये था कि सबकी उसमें भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए। लेकिन जब अस्मितावाद ने इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया तो उसने बाकी सबको काट दिया कि और लोग इसमें शामिल नहीं रहेंगे, ये सिर्फ हमारा काम है जलाने का। ये एक दिक्कत, शामिल करेंगे तो 10 लोग उधर से भी निकलेंगे कि नहीं ये तो किताब जो है वो बहुत ही घातक है, इसको तो डिस्कार्ड करना चाहिए। और ये बात जो निकली है, ये बात निकली है प्रगतिवादियों की तरफ से मुख्य रूप से। बाबा साहब खुद ही बड़े गहरे में कहें कि जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि मार्क्सवाद साम्यवाद के बारे में मैंने जितना पढ़ा है उतना भारत का कोई मार्क्सवादी नहीं पढ़ पाया है। मेरे पास सबसे अधिक किताबें हैं, सबसे अधिक मैं अपडेटेड हूँ इसको लेकर के। इसीलिए भारत का जो पहला मजदूरों का जो दल है, स्वतंत्र मजदूर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, वो बनाई थी बाबा साहब ने 1936 में। मतलब मार्क्सवाद के सिद्धांत पर अगर कोई राजनीतिक पार्टी बनी है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर की बनाई हुई है, स्वतंत्र मजदूर दल बनाया हुआ है। लेकिन और उसको जो है बम्बई के चुनाव में बड़ी सफलता मिली थी, कई सीटें जीते थे और उससे थोड़ी घबराहट हुई थी। कहें कि यहाँ के जो सनातनी वर्चस्ववादी हैं और खुद अंग्रेज़ों को, क्योंकि अंग्रेज़ देख चुके थे 1917 वाले मामले से, जो रूस में क्रांति हुई, सोवियत संघ बना, उससे वो घबराए हुए थे। तो जब आया क्रिप्स मिशन 42 में, उससे पहले तय हो गया था कि इसको किसी तरह से तोड़ना है इस पार्टी को। तो उसके सामने सब लोगों को पेश करना था अपनी अपनी बातें क्रिप्स मिशन के सामने। सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, कैबिनेट मिशन उसको बोलते हैं। कैसे कैसे गवर्नेंस में सुधार लाया जाए, कैसे सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, इसी सब को लेकर के यहाँ के लोगों के सुझाव मांगे जा रहे थे। एक आदमी का वो कहें कि मिशन था।
तो बाबा साहब ने कहा हम भी अपनी बात पेश करेंगे। तो कहा कहाँ से पेश करेंगे? कहा कि स्वतंत्र मजदूर दल के प्रतिनिधि के रूप में, नेता के। कहा ये कौन सी चीज़ है? मजदूर तो कोई कैटेगरी ही नहीं है, मजदूर तो कोई कैटेगरी नहीं है। तो कहा फिर क्या कैटेगरी है? कहा कि आप हिंदू बन करके आएँ, आप मुसलमान बन करके आएँ, आप ब्राह्मण बन करके आएँ, आप अनुसूचित जात बन करके आएँ, तब तो कैटेगरी बनती है। मजदूर कोई कैटेगरी थोड़ा होती है। और फिर उसके बाद में उनको छोड़ना पड़ा, उनको कहें कि अनुसूचित जाति वाली वो बनाना पड़ा संगठन। तब उन्होंने कहा हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो वो सोच समझ करके किया गया है उसके बाद में। लेकिन तब भी वो बात उनको चुभती रही। बाबा साहब को मरने से 1 साल पहले 1955 में उन्होंने प्लानिंग किया कि नहीं अब हम इससे इस जाति वाले मामले से मुक्त होंगे। और उन्होंने एक राजनीतिक दल का प्रस्ताव जो है बनाया, डिजाइन किया, और बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे अखबारों को बुला करके उसको साझा किया कि जनता के बीच बात चली जाए। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। तो अब इसमें कोई जाति का कोई मामला नहीं था, सभी लोगों को होना था। जैसे स्वतंत्र मजदूर दल में सभी लोग थे, ये उनके यहाँ का मामला था, अम्बेडकर के यहाँ का। लेकिन 56 में उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद में उनके अनुयायियों ने अपने हाथ में लिया। अनुयायियों पर उस समय के सत्ताधारियों की नज़र थी और रिपब्लिकन पार्टी अच्छा उस पर बड़ा भरोसा था दलित समुदाय का कि ये इन लोगों ने तो बाबा साहब के साथ में काम किया है, आरपीआई के नेताओं ने। तो ये तो कम से कम गद्दारी नहीं करेंगे, बहुत भरोसा है। लेकिन हुआ क्या कि 2 साल बाद में ही उसमें फूट पड़ने लगी और बाद में तो इतने उसके घटक हो गए, इतने तरीके की आरपीआई हो गई कि गिनना मुश्किल हो गया। रामदास अठावले जो भी मंत्री हैं उसी में से एक घटक दल के नेता हैं, अठावले साहब आरपीआई के ही नेता हैं। तो इतने सारे, अब उसमें कोई चला गया, कहें आयोग का कोई मेंबर बन गया है, कांग्रेस ने उनको कोऑप्ट कर लिया और एक तरह से उस संभावना को ही नष्ट कर दिया। उसको तो एलआई होना था चल रहे कम्युनिस्ट आंदोलन का भारत में, लेकिन वो जातिवादी पार्टी के रूप में सिमट गई। ये बड़ी, और ये अपने आप नहीं हुआ। अगर आप ये सोचते हो कि अपने आप हुआ हो, ऐसा अपने आप नहीं हुआ है। इसके लिए बाकायदे इन्वेस्ट किया जाता है। ऐसे राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए, जानते हैं, उसके लिए करोड़ों करोड़ का बजट रहा है, करोड़ों का बजट। तब जाकर के फिर ये इमेज बनाई जाती है। जिस कहें कि व्यक्ति के बारे में, मतलब मीडिया को आप मैनेज कर लें, अभी तो नई तरह की मीडिया है, तब अलग तरह की मीडिया थी। तो उसमें फिर आपको फिर पैसे लगाने होते, पैसे लगाए गए। और देखें कि इसको लेकर के फिर तो कहें कि बड़ी बहस है कि सामाजिक न्याय कैसे संभव होगा। तो जो अस्मितावाद नए रूप में आया है, और यही नहीं, वो अमेरिका में भी वही हाल है। जो रेस वाला मामला है, पिछले हफ्ते जो ब्लैक फेमिनिस्ट थी, क्या नाम उनका है, बेल हुक्स, तो उनकी मृत्यु हुई है। उनकी किताब है क्लास मैटर्स। वर्ग जो है वो एक वैध धारणा है, वर्ग का मतलब होता है। तो वहाँ पर भी ये हुआ कि वर्ग क्या होता है, जो है वो आपके जो रंग है, वो आपकी जो कहें कि रेशियल पहचान है, वही है। यहाँ पर भी बाबा साहब ने जब जोर दिया था, जो मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं है कि इसमें साम्यवादियों ने इसको नहीं पहचाना। 1934 में किताब आई थी, रामेश्वर करुण नाम के व्यक्ति थे, अलीगढ़ के पास के थे और शुरुआती मार्क्सवादी हैं रामेश्वर करुण। तब तक ये नहीं बना है जो मार्क्सवादियों का लेखक संगठन है PWA, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, नहीं बना है। सज्जाद जहीर का कोई अता पता नहीं है, मुल्कराज आनंद का नहीं मालूम है कि ये सब कुछ करने वाले हैं। वो तो 35 में उन्होंने किया और 36 में भारत में बना। लेकिन 34 में एक किताब आ गई थी करुण सत्सई के नाम से।
सौ बातन की बात एक, बाद करे को तूल, है एक रोटी प्रश्न ही सब प्रश्नन को मूल। तो ये जो सांप्रदायिकता को लेकर के, जातिवाद को लेकर के, आर्थिक शोषण को लेकर के, इन सब को लेकर बहुत साफ समझ है। उनसे पहले 1918 में पहली आवाज़ सुनाई पड़ती है कहें कि प्रगतिवाद की। 17 में क्रांति है, उससे पहले हमारे यहाँ का माहौल उस तरह का बन जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी हैं कानपुर में, कानपुर तो केंद्र है उस समय चिंतकों का, क्योंकि वहाँ पर सबसे अधिक मजदूर रहते हैं। जहाँ मजदूर रहते हैं, जो काम करने वाले हैं, चिंतन भी वहीं होता है। ये आप समझिए, जो निठल्ले रहते हैं वो चिंतन भी नहीं कर पाते हैं। ये कोई सोचे कि मतलब आराम कुर्सी पर बैठ करके कोई काम नहीं हो तो बहुत सोचेंगे, वो नहीं है। वो एक भ्रम है, एक बनाई गई चीज़ है कि भाई साहित्यकारों को क्या मतलब है। लेकिन साहित्यकारों को मतलब है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, वो पहले 1918 में उन्हीं की कविताएं छपी हैं, जिनसे हम मानते हैं कि भारत में इस विचारधारा की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उनकी जो पहली कविता है उसमें छपी हुई 18 में, न होने देंगे अत्याचार, लड़ जाएंगे न्याय पक्ष पर, करके हृदय उदार। ये त्रिशूल जी कहते हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, त्रिशूल भी नाम उनका था, कि हम अत्याचार नहीं होने देंगे, हम अपने हृदय को उदार बनाते हुए न्याय के लिए लड़ जाएंगे। अब इसमें क्या मतलब उदार बनाते हुए? ये है कि वो जो शुक्ल जी हैं वो अन्याय से ग्रस्त नहीं हैं, उन पर अन्याय नहीं हो रहा है क्योंकि वो यहाँ के सोशल हायरार्की में ऊपर हैं। लेकिन जो सामाजिक अन्याय से ग्रस्त हैं, उनके लिए बोलना, उनके लिए लड़ना, ये हमारा काम है। हम भी इसमें रहेंगे और कहें कि बराबर रहेंगे। इस समझदारी के साथ बात आती है। बात के दिनों में ये हो गया, जैसा कहा कि ये हमारा इलाका है, जाति पर आप मत बोलिए, जातिगत उत्पीड़न पर हम बोलेंगे क्योंकि हम उस जाति से आते हैं। आपका काम जो है वर्ग वाला है। वर्ग वाला सिर्फ नहीं था, वर्ग तक बोलेंगे, मतलब आर्थिक शोषण पर भी बोलेंगे। ये तो बहुत ही भोथरी समझ है, बहुत ही ब्लंट अंडरस्टैंडिंग है। ये बात नहीं होती। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि उन्हीं रामेश्वर करुण की कविता है। कविता में कहते हैं कि मानव से मानव नीचा, यदि वेद यही बतलाते, क्यों अग्निशलाका लाकर स्वाहा न उन्हें करवाते। ये एक समझदारी बन चुकी थी कि ऐसे धर्म ग्रंथों को फिर जला ही देना चाहिए। ये मार्क्सवादियों ने बनाई थी अपनी धारणा, और वो फिर प्रकट हुई थी महाड़ सत्याग्रह में सहस्त्रबुद्धे के माध्यम से, और स्वीकार की गई कि हाँ, फिर ऐसे में इसको शलाका लगा करके, अग्निशलाका लगा कर जला देना चाहिए। ऐसे धर्म ग्रंथों से मुक्ति बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने कहा ना कि इसको फिर प्लानिंग करके दोनों को अलग अलग कर दिया गया। एक वो जो रिकॉग्निशन की पॉलिटिक्स करते हैं, और दूसरे वो जो रिसोर्सेज के रीडिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिटिक्स करते हैं। यानी कि एक वर्ग की राजनीति करते हैं, उनकी दुनिया अलग है, और पहचान की राजनीति करते हैं, उनकी दुनिया अलग है। दोनों में वैलिडिटी है। और ये समझ, मैं पुनः कह रहा हूँ, ये समझ जो है वो पहले से थी कि चाहे वर्ग का मामला हो तो क्या वो पैट्रियार्की से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कास्ट जुड़ा हुआ नहीं है, वर्ण से जुड़ा हुआ है, और जाति का मुद्दा बाकी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। पैट्रियार्की को बनाए रखना उसी में उसका हित है, और क्लास को बनाए रखना उसमें उसका हित है। ये तो है। तो ये तीनों को, चारों को जो भी है, शोषण के सभी रूपों को जब आप लिंक करके देखेंगे तभी उसको तोड़ सकते हैं, तभी सामाजिक न्याय आ सकता है। एक फ्रंट पर लड़ करके सामाजिक न्याय नहीं आ सकता। ये बहुत 1940-42 की कविता है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसकी 4 लाइनें सिर्फ। वो ये जानना जरूरी है कि
हमारे अपने जिस धारा से आप जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, ज्ञान विज्ञान की धारा से, भारत ज्ञान विज्ञान की धारा से, हरियाणा ज्ञान विज्ञान आंदोलन से, वो उसके पुरखों ने क्या समझदारी बनाई थी और बाद में उसको कैसे उससे हम खुद ही बोलने लगे कि देखिए कभी तो मार्क्सवादियों ने जाति का सवाल उठाया ही नहीं, कभी उन्होंने पैट्रियार्की का सवाल उठाया नहीं। ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ 1918 से 1936 तक का आप उठाकर देख लीजिए जो इसके चिंतक हैं। 36 में तो एक उसका एक फॉर्मल रूप हो जाता है, 40 तक देख लीजिए तो उनके यहाँ जाति का प्रश्न केंद्रीय प्रश्न है। लेकिन केंद्रीय प्रश्न होने के साथ में वो बाकी प्रश्नों के साथ जुड़ करके आता है। मैं कह रहा हूँ कि एक तमसा नाम का संग्रह है, इन्हीं रामेश्वर करुण का ही है, और उसी से मैं 4 लाइनें पढ़ रहा हूँ। दुजदेवों ने जब देखी दुकान ना अपनी चलती। एक मंदिर खुलता है तो उसके साथ पूरा एक मतलब परजीवियों का एक वो सामने आ जाता है, समूह पलता है। तो सिर्फ वो मामला परलोक का नहीं होता है, वो शुद्ध इहलोक का मामला होता है। तो धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में जो समझ है उसको हमें रिविजिट करना चाहिए। हमारे पुरखों की जो समझ है, हमारे जो पुराने विद्वानों की समझ है, पुराने कवियों की, पुराने चिंतकों की समझ है। दुजदेवों ने जब देखी दुकान ना अपनी चलती, पोथों की ब्रह्म बगीची, उगती न फूलती फलती। तरह तरह के पोथे हैं, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे वो कहें कि दूसरी स्मृतियाँ और धर्म ग्रंथ हों। तो पोथियों की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं। इसको जब समझ लिया तो उन्होंने एक संधि की बाकी 2 शक्तियों से। दुजदेवों ने जब देखी दुकान ना अपनी चलती, पोथों की ब्रह्म बगीची, उगती न फूलती फलती, मठ मंदिर में तीनों का गठबंधन होना ठहरा, धन धर्म और सत्ता का नित सुख से सोना ठहरा। धन, धर्म और सत्ता, राजसत्ता, माने एक अर्थ सत्ता है, एक धर्म सत्ता है और एक राज सत्ता है। इन तीनों ने गठबंधन किया। दुजदेवों ने जब देखी दुकान ना अपनी चलती, पोथों की ब्रह्म बगीची, उगती न फूलती फलती, मठ मंदिर में तीनों का गठबंधन होना ठहरा, धन धर्म और सत्ता का नित सुख से सोना ठहरा। तुम रक्षा करो हमारी, हम रक्षा करें तुम्हारी, अत्याचारी से मिलकर बल पाए अत्याचारी। तीनों का ढंग निराला, तीनों के छिद्र छिपाना। कहीं कमजोर होती धर्म सत्ता तो राज सत्ता उसके साथ आ जाती है। हरिद्वार का अभी आप देखिए जो कुंभ तथाकथित धर्म संसद हुई है, उसमें देखिए तो तीनों का ढंग निराला, तीनों के छिद्र छिपाना, एक दूसरे का छिद्र छिपाते रहते हैं। वैषम्य व्यथा बगरा कर जनता की जीभ दबाना, जनता ना बोल सके, जनता की जीभ दबी रहे, कुचली रहे, इसके लिए संसाधन झोंक दिए जाते हैं। तीनों मिल जाते हैं। अगर आपको सामाजिक न्याय चाहिए तो इन तीनों के गठबंधन को तोड़ना पड़ेगा। तीनों मोर्चों पर एक साथ तीनों मोर्चे ही क्या मतलब कई मोर्चे बनते हैं, क्योंकि इस मोर्चे में दुजदेव अगर आप कहें तो देव और देवी, तो इसमें पैट्रियार्की का उस तरह से नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन वो भी है। दुजदेव कहने से पैट्रियार्की भी आ जाती है, क्योंकि दुजदेव का जो हित है वो दुजदेवी का हित नहीं है। 1848 वाली बात याद कराई, जो कहें कि बाबा साहब ये फुले और दोनों पत्नी महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, इन्होंने मिल करके जो स्कूल खोला था, फातिमा शेख ने उसमें योगदान दिया था, और एक कोई कुलकर्णी साहब थे जो उनके मित्र थे फुले के, तो कुलकर्णी साहब ने अपना घर भी दिया था शुरू में, जब वो अपने घर से निकाले गए कि हमारे यहाँ करके रहिए, पंडित जी थे वो। तो
ये फुले के यहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो उस स्कूल में जो पहला स्कूल खोला उन्होंने लड़कियों के पढ़ने का, क्योंकि जब पैट्रियार्की टूटेगी तो पूरी व्यवस्था पर आघात होगा, ये शोषणकारी व्यवस्था है। ये बात तो समझते थे दोनों लोग, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले। सावित्रीबाई फुले पर बात कम हुई है, उनको हम शिक्षिका के रूप में ही हमने देखा है, ऐसा नहीं था। वो मूलतः पोएट थी। सावित्रीबाई फुले मूलतः रचनाकार थी। उनके 2 संग्रह आए थे, काव्य फुले और 52 कशी सुबोध रत्नाकर। सुबोध रत्नाकर आया था फुले के मरने के 1 साल बाद में, और जब 24-25 साल की थी तब उनका पहला संग्रह आया था, क्या कहते हैं, छंदों में बंधा हुआ। छंदों का इतना बढ़िया ज्ञान है। मैं तो कुछ दिन पहले मैं उन कविताओं पर काम कर रहा था, और वो मेरे नई किताब का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है दलित स्त्रीवाद वाले में। तो वो बताती हैं सावित्रीबाई फुले इस शोषणकारी व्यवस्था को पहचानती हैं, और इसीलिए जो पहला बैच है उनके स्कूल का, उसमें ज़्यादातर लड़कियां वो ब्राह्मण घरों की हैं। जो उन्होंने विधवाओं के लिए काम किया, उनके लिए संगठन बनाया, अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया कि जो भी हैं हम यहाँ करके मरने न जाएं, क्योंकि कुएं में बहुत कूदती थी, नदी में बहुत कूदती थी, जहर बहुत खाती थी, या फिर भग करके काशी और मथुरा में शरण लेती थी। तो कहा कि वहाँ पर न जाएं, यहीं पर आएँ, उनके लिए उद्योगों की, पढ़ाई की, आजीविका की व्यवस्था की। और उसी में से एक ब्राह्मण कहें कि विधवा का पुत्र था, जिसको उन्होंने गोद लिया था, यशवंत को, उसको डॉक्टर बनाया था। उनकी अपनी संतान नहीं थी, या सोचा नहीं संतान होने के लिए, लेकिन इतनी सारी संतानें उनके यहाँ ही हो रही हैं, इतने सारे महिला। तो वो जो पढ़ाई में उन्होंने कहें कि सवर्ण स्त्रियों को शिक्षित करना शुरू किया, उसके पीछे वही थी कि अगर ये समझ जाएंगी, चाहे हिंदू कोड बिल हो, चाहे बाबा इनका फुले का हो, कि अगर उन्हीं के घरों की स्त्रियों को शिक्षित कर दिया जाए, लेकिन शिक्षित कर दिया जाए ये महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार शिक्षित कर दिया जाए और गीता प्रेस गोरखपुर की किताब पढ़ करके वो अपने पति के पाँव में कहें कि पाँव का प्रणाम करके और सिर में तेल लगा करके उसमें लगता है कि अब जीवन तर गया। कंटेंट से तय होती है चीज़। शिक्षा अपने आप में कोई वैसी चीज़ नहीं है, उसमें कंटेंट कैसा आप देते हैं। अगर आपने उसमें ऐसी चीज़ डाली है जिससे उनकी क्रिटिकल फैकल्टी, सोचने विचारने की क्षमता जग गई है, तब वो शिक्षा काम की है। अगर आप ऐसा कुछ देते हैं जिसमें सम्मोहन और घनीभूत हो जाए तो फिर मतलब नहीं है। अक्षर ज्ञान हो भी जाए तो वो पुराण पढ़ करके और परलोक सुधारने में ही समय निकल जाता है। इस लोक की बात ही नहीं आती, कोई रोष पैदा ही नहीं होता। पिटाई हो रही है तो ये तो लिखा हुआ है, ये तो हमारे कर्म में ही लिखा हुआ है, हमारी कुंडली में लिखा हुआ है, तो वो चीज़ है। सब कुछ आती है पढ़ाई वढ़ाई, लेकिन वो चेतना नहीं। तो इसलिए शिक्षा अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ाते क्या हैं उसका अंतर्वस्तु क्या है, अंतर्वस्तु महत्वपूर्ण है। जो नहीं भी हैं समझिए इस धारा के, वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि असली चीज़ अंतर्वस्तु है, और इसीलिए अंतर्वस्तु ना आने पाए। अभी हम तो जिस समय में रह रहे हैं वो कांवड़िया बनाने का समय है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो कांवड़ियों के लिए बजट में अलग से प्रावधान होने लगा है कि इतने में हेलीकॉप्टर आएगा, इतना उस पर फूल रखा जाएगा, और इतना उसके मतलब कांवड़ियों जहाँ जहाँ चलेंगे उनके ऊपर पुष्प वर्षा होगी। तो कांवड़िया जितना बढ़ेंगे इनकी सत्ता उतनी सुरक्षित रहेगी। तो ये कांवड़िया बनाने का समय है, ये पोस्ट ट्रुथ का समय है। पोस्ट ट्रुथ कहने से तो समझ में बात आती नहीं है, उत्तर सत्य क्या है। ये झूठ का समय है, शुद्ध रूप से झूठ का समय है। ये झूठ बोलते रहिए और इतनी बार बोलिए कि गोएबल्स भी अब लगता है कि उसके बहुत आगे की बात है।
जो हिटलर का प्रचार मंत्री था उससे बहुत आगे की बात निकल गई है। अब कोई अलग से प्रचार मंत्री रखने की ज़रूरत नहीं है। हिटलर खुद ही झूठ बोलता है और मतलब डंके की चोट पर बोलता है, कोई मतलब कोई वो नहीं। और एक पहचान की थी जो सनातनी कवि हैं तुलसीदास, सनातनी कवि हैं वो, तो कोई उनको हम इस रूप में नहीं देखते कि वो कबीर वाली धारा के हैं या रैदास वाली धारा के हैं। रैदास ने सामाजिक न्याय के सवालों को लेकर के सोचा और उनके यहाँ भी यही है कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, सबको एक धरती पर ले आना चाहिए, यही साम्यवाद है। रैदास रहे प्रसन्न, मतलब इस देश का जो पहला साम्यवादी पोएट है ठीक सही अर्थों में, वो तो रैदास है। उन पर मैंने कई जगहों पर कहा, अपने यहाँ भी कहता हूँ और अन्य जगहों पर कहता हूँ कि उन पर बाकायदे प्लानिंग करके, उनका अध्ययन करके, उन पर साल में एक कम से कम बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए। वो हमारा पुरखा कवि है। श्रम को ईश्वर जान के जो पूजे दिन रैन, ये जो ईश्वर को हम पूजते रहे हैं अब तक, राम और कृष्ण को, कोई भला नहीं हुआ है। अगर हम श्रम को ईश्वर मानेंगे और उसकी पूजा करेंगे, श्रम की पूजा करेंगे, श्रम को ईश्वर जान के जो पूजे दिन रैन, रैदास ताहि संसार में सदा मिले सुख चैन, तो वो समाज वो जो है वो सुख से चैन से रहेगा। और जहाँ पर श्रम का दोहन होगा वहाँ पर शांति नहीं होगी। साम्यवाद यही कहता है। साम्यवाद असल में शांति की विचारधारा है। शांति कैसे स्थापित हो? एक विचारधारा तो समरसता वाली है कि जैसा स्ट्रक्चर है, जो स्टेटस को है वो बना रहे, एक दूसरे के प्रति लोग प्रेम भाव रखें। कैसे हो सकता है? प्रेम भाव रखने के लिए फिर तो हथियारों का इस्तेमाल होगा, तो वो शांति तो होगी नहीं वास्तविक। दूसरी शांति यह है कि किसी के पास अपना कुछ ना रहे, निजी कुछ ना रहे, समाज उसको उसके श्रम का कहें कि वो करे, इस्तेमाल करे, उसको लगाए प्रोडक्शन में, और जिसको उतनी ज़रूरत है उसको दे। ये एक यूटोपियन कहें कि कॉन्सेप्ट है जो संभव है, सिर्फ यूटोपिया नहीं, जो संभव है और जो कहें कि विश्व शांति के लिए है। दुनिया के मजदूरों एक हो जब ये कहा गया तो इसका मतलब यह है कि स्वतंत्रता किसी एक देश में नहीं आएगी। जैसे हमारे यहाँ यह है कि ये तो जाति स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र एक जाति नहीं होता, एक देश नहीं होता। स्वतंत्रता आएगी, शांति आएगी तो पूरी दुनिया में आएगी, नहीं कहीं नहीं आएगी। इसलिए आपका जो टारगेट होना चाहिए वो दुनिया ही होनी चाहिए। दुनिया में अगर आप शांति स्थापित करना चाहते हैं तो फिर आपको अलग अलग ब्लॉक बना करके नहीं देखना पड़ेगा कि पहले वहाँ आएगी बाद में वहाँ देखा जाएगा, वो नहीं। ये मतलब विजन बड़ा रखना है। तो ये असल में विश्व शांति का दर्शन है। साम्यवाद जो है विश्व शांति का दर्शन है, जो विज्ञान पर आधारित है, जो लॉजिक पर आधारित है, रैशनैलिटी पर आधारित है। इसलिए जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं उन्होंने सबसे अधिक इसी पर आपत्ति दर्ज की है। मॉडर्निटी को उन्होंने समझ लिया, मॉडर्निटी तो बड़ी चीज़ है कि वो मार्क्सवाद है तो इसलिए रैशनैलिटी नहीं होगी। रैशनैलिटी क्या होती है? वो तो कल्चर सापेक्ष होती है, संस्कृत सापेक्ष होती है, वगैरह वगैरह। उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन अपने यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। ज़मीन वाली बात उठाई थी हमारे पूर्व वक्ता ने, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया कि ज़रा देखें कि केरल में क्या हुआ है। 7-8 साल लगाया वहाँ पर। 8 साल के बाद में एक किताब निकाली। तो आप में से जो भी जानना चाहते हैं, ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़े हुए लोग, वैज्ञानिक चेतना से जुड़े हुए लोग, कि एक जगह अगर सरकार बनती है तो वो उसका एजेंडा क्या होता है। अगर सरकार वो कहें कि इस आइडियोलॉजी के आधार पर चलने वाली है तो उसका बहुत सिस्टमैटिक, बहुत डिटेल्ड स्टडी उसकी उसमें है, उस किताब में है। वो देखनी चाहिए। मुझे लगता है हिंदी में गुजरात मॉडल ने इस तरह से कर लिया आच्छादित कि केरल मॉडल की तो कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। जब सरकार बनी केरल मॉडल वाली है,
हाँ, अभी मैं यहीं पर रख देता हूँ, जिनको भी देखना है वो ज़रूर देख लें, और जिनको भी चाहिए वो बता दें, प्रकाशक को फ़ोन भी कर दें, वो खुश होंगे। उनको लगा था कि हिंदी प्रदेश में पहली किताब आ रही है तो बिकेगी। मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ, दिल्ली विश्व, उसमें 80 कॉलेज हैं, और खुद साउथ कैंपस की लाइब्रेरी, नॉर्थ कैंपस, एक मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी, चूँकि मैंने जिद कर दी कि नहीं किताब खरीदी जाएगी, तो एक किताब मान लीजिए खरीदी गई, कोई किताब नहीं खरीदी गई, एक किताब की बिक्री नहीं हुई। ये होता है। मतलब विचारों को, अध्ययनों को, विचार तो छोड़ दीजिए, उसमें मेरा कोई विचार नहीं, सिर्फ अध्ययन किया गया है, उसको कैसे रोका जाए, वो हम ऐसा जानते हैं कि वो इंडिफरेंट है, इससे कोई फर्क, इंडिफरेंट नहीं है, वो उदासीन नहीं है, बहुत सचेत हैं कि किस चीज़ को जाना चाहिए। मैंने ही अगर पुलाव बनाने के नए तरीके लिख दिए होते किताब के रूप में, तो हर टेबल पर किताब विराज रही होती, लेकिन ये किताब नहीं जा सकती। वो सिस्टमेटिकली उसको इन ऐसी चीज़ों को रोका जाता है। भाई मैं तो किस खेत की मूली हूँ। अभी हाल फिलहाल तक, जब तक ये नहीं बना था एक पॉलिटिकल फोर्स दलित, तब तक फुले अम्बेडकर किताबें कहाँ लाइब्रेरी में थी, कहीं नहीं दिखाई पड़ती थी। हम जानते ही नहीं थे बचपन में कि ये भी कोई विचारक हुआ है। हमको तो बिल्कुल से कहें कि उसे काट करके रखा गया था। ये तो बहुत बाद में आकर के फिर जब आंदोलन हुआ, 6 दिसंबर भी, 14 अप्रैल भी एक त्यौहार के रूप में हो गए, लाखों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, चाहे वो कानपुर में हो, चाहे आगरा में हो, चाहे दिल्ली में पार्लियामेंट में हो, तब लोगों को लगा कि हाँ अब तो थोड़ा सा रिलीज होने लगा, थोड़ी सी चीज़ें आने लगी। लेकिन इस बीच में कितना बदलाव होगा हम नहीं जानते। कि वो जैसे गांधी के वांग्मय के साथ में बहुत चीज़ें उसमें डाल दी गई हैं, और उसके बाद में उसको रोक लिया गया कि जब आपत्ति हुई कि ये तो गांधी जी ने लिखा नहीं था, ये कहाँ से आ गया, वो लिखा था वो कहाँ गायब हो गया, तो उसको फिर वो ग्रंथ वांग्मय रोक दिया गया। अब उसका वितरण नहीं होता, गायब हो जाएगा। नेशनल आर्काइव, अभिलेखागार खत्म है, राष्ट्रीय संग्रहालय खत्म है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, हमारे गुरुजी नामवर सिंह ने अपनी सारी किताबें वहीं पर डोनेट कर दी थी। उनको लगा था, उनके मित्र राम बहादुर राय उसके अध्यक्ष थे, कि यहाँ पर किताब रहेगी सुरक्षित। अब सेंट्रल विस्टा के नाम पर ये तीनों जो राष्ट्रीय महत्व के कहें कि बिल्डिंग भवन थे वो खत्म है सब किताब। अब किताब कहाँ जाएगी, कहाँ रख, दोबारा रिट्रीव थोड़ा आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। राष्ट्रीय अभिलेखागार गया तो गया। तो ये है कि निश्चिन्न कर दिया जाए, इसको रहने ही ना दिया जाए, ये चीज़ होती है। तो मैं जो बात कह रहा था, जब सरकार बनी वहाँ पर 1957 में पहली सरकार बनी, और दुनिया की पहली सरकार थी जो चुन करके आई थी, कम्युनिस्ट सरकार थी दुनिया की पहली। समाज कम्युनिस्ट नहीं है, समाज तो जातिवादी है, समाज तो धर्मवादी है। चमत्कार वश चूँकि इतना काम किया था उन लोगों ने 1932 से लेकर के 1957 तक लगातार काम किया। कैसे कि उन्होंने जो भारत ज्ञान विज्ञान कर रहा है, हरियाणा ज्ञान विज्ञान आंदोलन कर रहा है, उससे ज़्यादा घनीभूत तरीके से रात्रि पाठशालाएँ चलाई। लौट करके आते हैं खेतिहर मजदूर या फैक्ट्री के मजदूर, तो उनको लेकर के बैठ गए और नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ो। पढ़ते पढ़ते उसमें बहुत तरह की बातें होने लगी कि काम करते हो 18-19 घंटे 22 घंटे और पैसे कितने मिलते हैं, वो भी उसमें चीज़ साथ चली गई। स्कूल चलते थे मंदिरों पर, रात्रिकालीन पाठशालाएँ, तो मंदिर हैं तो भाई देखने में लगता है कि चलिए उससे पहले 2 भजन हो जाए, सर्वाइव तो करना है, तो 2 भजन भी लचीला होना पड़ता है। अगर आप अपनी विरासत को लेकर के लचीले नहीं हैं तो आपको स्पेस नहीं मिलेगा। तो वो उन्होंने उसके पहले 20 साल तक काम किया है, 25 साल तक 30 साल तक काम किया है, तब जाकर के सरकार। तो सरकार वो तो नहीं है, मतलब समाज तो नहीं है वो, ऐसा सरकार बन गई है, चमत्कार ऐसा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, जो पहली सरकार थी उसने 3 चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। पहली चीज़ थी शिक्षा कि कहा भाई आप जो है वो हमसे मान्यता लेते हैं, हमसे पैसे भी लेते हैं, स्कूलों से कहा, सारे स्कूल धर्म और जाति के अंडर में थे, तो आप भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान की जो मूल मान्यताएं हैं उनके अनुसार आप कीजिए, अपना सिलेबस रखिए, और नियुक्ति में
हम सरकार का भी प्रतिनिधि होगा, जिसमें आप पैसे लेकर के नियुक्ति नहीं करेंगे। तो जो केरल के स्कूल थे वो मुख्यतः 3-4 लोगों के अंदर उसमें थे, नियंत्रण में। एक तो जो हिंदू अपर कास्ट है, नंबूदरी और नायर, एक तो उनके स्कूल हैं, थे और अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी भी हैं। एक तो उनके स्कूल हैं। दूसरे जो स्कूल थे वो क्रिश्चियंस के थे, ईसाई मिशनरियों के, सबसे अधिक स्कूल उन्हीं के थे, ईसाई मिशनरियों के। तो उनसे भी कहा कि भाई अपना जो धार्मिक कंटेंट है वो थोड़ा सा कम कीजिए, और जो रखिए भी वो भारतीय संविधान के मूल्यों का उल्लंघन ना करता हो। और तीसरा मुस्लिम लीग के स्कूल थे, मुसलमानों के अपने बड़े बड़े, जो मलबार का इलाका था, बड़े बड़े मतलब भूमिपति हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके स्कूल थे। तो तीनों के, ये तीनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। तो एक तो उन्होंने ये रखा कि स्कूलों का जो कंटेंट है पढ़ाई का, सिलेबस का, उसको संविधान के अनुरूप होना चाहिए। नियुक्तियों में कोई कहें कि तर्क होना चाहिए, और सरकार का कोई बंदा रहना चाहिए। पैसे लेकर के नियुक्ति नहीं होगी, योग्यता पर होगी, और धर्म और जाति पर नहीं होगी कि नंबूदरी के स्कूल में सिर्फ नंबूदरी पढ़ाए गए, दूसरे नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ऊंची जाति के ब्राह्मण हैं वो। तो कहा ये सब नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ उन्होंने दूसरा बदलाव किया कि पुलिस से हथियार रखवा लिया, पुलिस निहत्थी रहेगी। प्लांटेशन बड़े बड़े थे, तो वहाँ पर मतलब जो मालिक थे, मालिकों के हितों के लिए पुलिस काम करती थी। लाठी है, बंदूक है, लाठी से माने तो माने, नहीं तो बंदूक चला दिया। 10 मजदूर मर गए, उसके बाद में अपने आप भाग जाएंगे, बाकी को जेल में डाल दिया जाए। तो कहा कि कोई भी किसी भी पुलिस के पास, पुलिस अधिकारी के पास भी कोई हथियार नहीं रहेगा। हथियार बंद करवा दिया गोदाम में, थानों के हथियार विहीन कर दिया पुलिस को। अब वो थप्पड़ मारेंगे, एक दो थप्पड़ मार देगा, दूसरा मजदूर थप्पड़ मार देगा, थप्पड़ से तो जीत नहीं सकते। तो अब वो ये दूसरा बदलाव उन्होंने ये किया कि पुलिस को निहत्था कर दिया, क्योंकि वो खून मिलती है। केरल में ये चीज़ नहीं थी। जब विवेकानंद वहाँ अमेरिका से घूमे, उधर गए 1902-1903 के आसपास वो वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा ये तो भाई पागल खाना है, क्योंकि बाकी जगहों पर तो छूने से लगती है छूत, लेकिन केरल अकेला राज्य है जहाँ पर देखने से छूत लगती थी। तो वहाँ पर लैंड रिफॉर्म कि शहरी इलाके में है तो सबको इतनी ज़मीन मिलेगी, अर्ध शहरी में है तो इतनी ज़मीन मिलेगी, हिली एरिया में है तो इतनी, और ग्रामीण क्षेत्र में है, वन क्षेत्र में तो इतनी मिलेगी। तो अलग अलग बंटवारा। पहली बार दलितों को ज़मीन दी गई, पहली बार ऐसा हुआ। हालांकि उसमें इतनी बाधाएं हैं, वो डिटेल उसमें आप देखिएगा लैंड रिफॉर्म को लेकर के। तब तक 57 में तो सिर्फ ड्राफ्ट ही आया था कि ऐसा हम बदलाव करने जा रहे हैं। और ये 3 जो दुश्मन थे आपस में, नायर मुस्लिमों को देख करके जल जाते थे, मुस्लिम क्रिश्चियन को देखकर जल जाते थे। तीनों दुश्मन, तीनों एक हो गए कि अगर इसको उखाड़ नहीं फेंका गया ऐसी सरकार को, तो हम ही नष्ट हो जाएंगे। अगर नई पीढ़ी वो सोचने समझने लगी, वो जानने लगी कि भैया धर्म का इस्तेमाल कहाँ होता है, किस तरह से होता है, तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। तो हमारे चर्च खाली हो जाएंगे, हमारे मंदिर खाली हो जाएंगे, हमारे कहें कि मस्जिद खाली हो जाएंगे। ये तो नहीं ठीक है। एक हो गए और सेना बनी। उस सेना का नेतृत्व जो है वो एक ईसाई पादरी ने किया। बहुत ज़बरदस्त सेना थी। और जो कत्लेआम मचा, जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि सरकार गिराएं, वो बीच में 2 साल बाद में ये सरकार गिरा दी गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी को उन्होंने भेजा कि जाकर पता करके आओ। इंदिरा गांधी को लोगों ने वहाँ घेर लिया और फिर ऐसी रिपोर्ट की कि नहीं, वो गृहयुद्ध की हालात हैं। गृहयुद्ध के हालात तो थे ही, क्योंकि मारे जा रहे थे। उठा लिया हथियार की अगर अभी नहीं चेते तो हमारे हाथ से सत्ता गई। तो मारे कौन गए, क्योंकि वहाँ पर जो बैकबोन हैं केरल में कम्युनिस्ट आंदोलन के, वो तो दलित ही थे।
वो कही जाती थी दलितों की पार्टी, बाकी जगहों पर हमारे यहाँ भी वही कही जाती थी, उत्तर प्रदेश में भी जो CPI थी कि वो चमारों की पार्टी है, वो दलितों की पार्टी है। वही हालत वहाँ पर थी, वो पुलयों और परयों की पार्टी थी। तो उनको जो है दलितों को तो बड़े बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया। सरकार गिरा दी जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि आंतरिक गृहयुद्ध का मामला है, आंतरिक कलह इतनी ज़्यादा हो गई है, सरकार को नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद में फिर राष्ट्र शासन लगा दिया गया। उसके बाद में सरकार बनी, उसमें कुछ और बना, कांग्रेस आ गई, कैसे आई नहीं मालूम है। तो जब अगले बार जुताई हो रही थी खेतों की, धान के खेतों की, तो जुताई में लाशें निकल रही थी, कंकाल निकल रहे थे, इतने लोगों को मार करके गाड़ा गया हिंसा के बल पर, शुद्ध हिंसा के बल पर। सारे धार्मिक लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान देख रहा है, वो न्याय करेगा। वो न्याय वाय क्या करेगा? न्याय तो यही करते हैं, तलवार उठा करके, बंदूक उठा करके, भाला उठा करके, और ऐसे न्याय किया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि उस पूरे संघर्ष को देखना चाहिए। और यहाँ पर भी कम नहीं है, कितने लोग, फादर स्टेन स्वामी, मतलब उनका हाथ नहीं काम कर रहा है, उनको वो देते हैं एप्लीकेशन कोर्ट में कि भाई उनको एक स्ट्रॉ दिया जाए, हैं, जिससे वो चाय पी सके, क्योंकि हाथ कांपते हैं, चाय छलक जाती है। और कोर्ट के पास समय नहीं है। कोर्ट कहती है कि अगली सुनवाई में देखेंगे, इस पर विचार करेंगे कि आपको स्ट्रॉ दें कि ना दें। आसपास वाले जो दूसरे कैदी हैं वो अपने हाथ से उनको चाय पिलाते हैं। बरबर राव की जो हालत है, अब तो खैर वो किसी तरह से छोटे हैं, कितने लोग हैं जो अभी जेलों में बेवजह सड़ रहे हैं। आनंद तेल तुंबड़े, जिनको पढ़ करके मैंने सीखा कि भैया कम्युनिज्म होता क्या है, मार्क्सवाद और अंबेडकर के बीच में रिश्ता क्या बनता है, वो जेल में है, कुछ नहीं है। वो अपने गोवा में अपने विश्वविद्यालय में थे, वहाँ से उनको उठा लिया गया कि नहीं, आपने जो है भीमा कोरेगांव में अपने आपकी भूमिका रही, कुछ नहीं है। तो ये है कि ये व्यवस्था सामाजिक अन्याय के सिलसिले को बनाए रखने के लिए जो भी कर सकती है, हिंसा के जिस भी रूप तक जाना है वो जाती है। तो खतरे बहुत हैं, खतरे बहुत हैं। आप दाभोलकर को देख लीजिए, क्या इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे ना, नरेंद्र दाभोलकर, पानसारे, इसी तरह से कि देखिए जो है वो कोई भूत प्रेत नहीं होते, कोई चमत्कार नहीं होता, तो मारे गए। तो खतरे बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग जिस एरिया में हैं वो खतरों से भरा हुआ एरिया, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास राज सत्ता नहीं है, फिर भी एक जोखिम तो है। न्याय की बात करना, सच की बात करना, तर्क की बात करना, विज्ञान की बात करना, ये खतरे का मामला है। हम आप ने मिलकर के ये खतरा उठाया है, अपने आसपास वालों को ये हम समझाते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है गर्व नहीं होना चाहिए कि हम समझा रहे हैं, जो मैंने कह दिया, समझाते नहीं, संवाद करना चाहिए, बराबर देखना चाहिए। परंपरा के प्रति विजिबल कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। आप में कंटेम्प्ट हो, मतलब तिरस्कार भाव हो, लेकिन दिखना, क्योंकि उससे फिर लोग छिटक जाते हैं। तो वो नहीं होनी चाहिए चीज़। इसलिए कई बार हमारा जो संपर्क है वो टूटता है। तो अगर ज्ञान विज्ञान का कहें कि कारवां आगे बढ़ना है, तो जितने लोगों से हम जुड़ें, जितने लोगों से संवाद कर सकें, उतना ही अच्छा होगा।